ये आपके तमाम फॉर्मेट्स हैं, परचेज डे बुक का फॉर्मेट है, ठीक है ना, परचेज डे बुक का। क्या आपके डेट का कॉलम है, सप्लायर, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, ठीक है। परचेज रिटर्न डे बुक का भी डेट, सप्लायर नेम, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, ठीक है। सेल्स डे बुक डेट, कस्टमर नेम, इनवॉइस नंबर, अमाउंट। ये कस्टमर नेम से मुराद कस्टमर का बिजनेस नेम, किसी इंसान का नाम नहीं। हाँ कुछ चीज कोई बिजनेस इंसान के नाम पे होता है तो वो इंसान का नाम ही लिख दो पहले, बिजनेस नेम है इससे मुराद। सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर भी डेट और कस्टमर नेम आता है, क्योंकि रिटर्न आप उसी से माल आपके पास वापस आता है जो आपका कस्टमर है ना, तो वो कस्टमर नेम ही आएगा। क्लियर हो रही है। फिर आ जाता है कैश बुक। कैश बुक की डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अच्छा, इसमें एक फोलियो का कॉलम भी बनाया है, ये फोलियो कहलाता है, रेफरेंस कहलाता है। मैंने आप लोग को जो कॉलम कॉलम होता है उसमें शामिल नहीं किया था, लेकिन ये शामिल करना है। इसीलिए उमूमन कैश बुक जो बनती है ना, वो लैंडस्केप पेज पे ज्यादा बेहतर बनती है। उसका जो अंदाज है ना वो लैंडस्केप, जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट का एक पेज दिया था याद होगा, तो लैंडस्केप पे बैलेंस शीट बनानी थी, ठीक है। तो ये भी लैंडस्केप के अंदर, जब बैलेंस शीट आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के तौर पे बनाओगे ना, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो अलग जगह पर नहीं होगा, बल्कि ऊपर डेबिट वाली साइड पूरी ऊपर, उसके नीचे क्रेडिट वाली साइड पूरी लिखी होगी, एक स्टेटमेंट फॉर्म में होगी, जैसे इनकम स्टेटमेंट होती है, तब तो आप पोर्ट्रेट फॉर्म में बना सकते हो बैलेंस शीट को भी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब वो कर रही होगी। और लेकिन कैश बुक स्टिल, कैश बुक तो आपकी बननी लैंडस्केप पेज पे ही आपके प्रॉपर कॉलम के नाम लिख सकोगे आप, क्योंकि इतने सारे कॉलम्स हैं, इतने सारे नाम हैं। क्लियर हो रही। ये पूरी डेबिट साइड है और वो पूरी क्रेडिट साइड है। अच्छा जनाब, तो इसके अगर मैं ट्रांजेक्शन्स की बात करूं किसी सवाल की, तो इसके मैंने यहाँ पर सवाल आपके कैश बुक के लिए हमने सवाल नीचे एक बाकायदा दिया हुआ है, तो उसको उसकी आप सिर्फ कैश बुक बनाओगे, बाकी डे बुक्स नहीं है उसकी, सिर्फ कैश बुक का सवाल है वो। पर कैश बुक एक दफा आप लोग यहाँ से रीड भी कर लेना, कैश बुक के अंदर क्या आप डे टू डे की जो ट्रांजेक्शन होती है, जिसके डेबिट या क्रेडिट में कोई एस्पेक्ट कैश का हो, मतलब कैश इन्वॉल्व हो जिसका, तो उसको हमें कैश बुक में बनाना होता है, सही। और कैश हो बैंक हो या डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड हो, ये कोई एस्पेक्ट जिस भी ट्रांजेक्शन के अंदर मौजूद होंगे तो वो किसमें बनेगी, कैश बुक के अंदर। क्लियर है। ऑल्दो उसको देखने के बाद आप रियलाइज कर लोगे क्या इसका डेबिट क्रेडिट ऐसा बनना चाहिए। तो कल तक आप जिस तरह रिकॉर्ड कर रहे थे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहे कस्टमर वो कैश सेल्स 2000, तो आप जो ये बना रहे थे ना कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 2000, ये अब आप नहीं करोगे, अब ये नहीं करना है आपने। ट्रांजेक्शन पड़ी ना कैश सेल्स, तो इस फॉर्मेट में थोड़ी, तो आपके जहन में होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन पड़ी कैश सेल्स, तो आप सीधी सीधी यहाँ पर कि कैश आया ना मेरे पास 2000, तो डेबिट साइड वाले कैश के कॉलम में 2000 लिखोगे और उसको सेल्स का रेफरेंस, सेल्स इसका क्रॉस रेफरेंस के तौर पर लिख दो पर्टिकुलर्स में, और तारीख लिख दोगे किस तारीख को ये हुआ, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारा 1 जून से अकाउंटिंग पीरियड शुरू है और 3 जून को कैश सेल्स हुई हमारी, तो 3 जून की तारीख वाली सेल्स लिखा पर्टिकुलर्स में, कैश कॉलम में 2000 लिख दिया। क्लियर है। ये इस तरह से होनी है आपका जहन में, बैक एंड पे एंट्री ये बननी, जहन में विजुअलाइज करोगे आप कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। लेकिन जो कर रहे आप इसको रिकॉर्ड करोगे किस बुक में, इसके अंदर जनरल बुक नहीं करोगे। जनरल कौन सा है, जनरल ये है जिसके अंदर अब तक आप काम करते आए हो। लेकिन ये जनरल की ट्रांजेक्शन थोड़ी है कि कैश डेबिट लिख दिया आपने, ठीक है, और सेल्स क्रेडिट लिख दिया। अगर मैं जनरल लिखूँ ना, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, जनरल में ये वाली ट्रांजेक्शन नहीं करनी है जो अब तक आप देख चुके हो ना, कि 2000 से कैश डेबिट और सेल्स 2000 से क्रेडिट ना, ये जनरल की है ही नहीं। तो फिर मैंने अब तक कराया क्यों जनरल में, ताकि आप डुअल एस्पेक्ट को सीख सको। जनरल में ना सामने सामने डेबिट क्रेडिट चल रहा होता है, तो डुअल एस्पेक्ट का सेंस बनाने के लिए हम सारी चीजें पहले बच्चे को स्टार्ट से पकड़ना शुरू करवाते हैं सिखाना, तो उसको जनरल से इसलिए करवाते हैं कि वो बिल्कुल ही सामने सामने हमें डेबिट क्रेडिट नजर आ रहा होता है ना। लेकिन अब तक इस पॉइंट तक आप लोग का डेबिट और क्रेडिट अच्छा हो चुकना चाहिए, तो बस अब आपने उसकी राइट जो डे बुक बनती है ना किसी भी ट्रांजेक्शन की, उसके अंदर रिकॉर्ड करना ये 2000 सही। ग्रैंड ट्रांजेक्शन वाला सवाल है, वो इतना लंबा चौड़ा सवाल है, इसकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैं। कोई आपकी कैश बुक में जा रही है, कोई आपकी सेल्स डे बुक में जा रही है, कोई आपकी जर्नल में जा रही है, कोई परचेज डे बुक में जा रही है, ठीक है। और उसके बाद वो सारी जो है ना उनके लेजर्स बनेंगे, फिर वो सब कुछ ट्रायल बैलेंस में जाएगा। अच्छा, कौन से लेजर्स से बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, जनरल लेजर के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। परचेजेस लेजर के अंदर तो क्रेडिटर्स के बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स होते हैं,
उन बैलेंसेस को अलग अलग थोड़ी ट्रायल बैलेंस में लेके जाना, बल्कि उनका एक क्रेडिटर का टी अगर होता, जो कि है कहाँ, जनरल लेजर के अंदर। जनरल लेजर में टी अकाउंट है ना जो सिर्फ क्रेडिटर्स के लिए, क्या नाम है उस टी का, परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट या क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट कह दो। वो टी अकाउंट का जो नेट बैलेंस है वो आपका ऑल क्रेडिटर्स का वो बैलेंस है, वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा। वरना तो आपके मिसाल के तौर पर कितने सारे सप्लायर्स होंगे जिनसे उधार में माल लिया है, 50 सप्लायर्स उधार में माल लिया, तो 50 लाइन आइटम ट्रायल बैलेंस में उनके खाली आ जाएंगे, इतने सारे ट्रेड पेबल्स। फिर कस्टमर्स आपके अगर 1000 हुए तो 1000 लाइन आइटम्स, कितना बड़ा ट्रायल बैलेंस बनेगा। इससे बेहतर है तमाम डेटर्स का एक अगर बैलेंस होता है, जो कि होता है हमारे जनरल लेजर के अंदर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से या डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के नाम से कह सकते हैं आप उसको। तो टोटल डेटर्स का नेट बैलेंस होता है वो डेटर्स के नाम से चला जाता है, किसमें, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस जाते हैं वो जनरल लेजर के तमाम टी अकाउंट से जाते हैं। सब्सिडी लेजर तो बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर होता है। क्लियर हो गई सो फार। जनरल जर्नल कौन सी एंट्री जाएगी जो किसी में नहीं जाती और बहरहाल। तो कैश बुक के हवाले से यहाँ पर आपको बताया डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है कैश बुक के अंदर। ठीक है, आपकी कैश पेमेंट्स वाली ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, कैश रिसीट्स वाली, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो जिसमें पैसा आता हो या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा जाता हो, वो सारी आपकी रिकॉर्ड होती है कैश बुक के अंदर। ठीक है, और जब तो कैश बुक में ये वही वाली सारी बात लिखी है कि जब जब ट्रांजेक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व हो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना। और फिर कैश बुक की कंप्लीटिंग डबल एंट्री कैसे कंप्लीट होती है, आप एट द मंथ एंड या एट द ईयर एंड, जब भी आपका पीरियड एंड हो रहा है जिसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उस पॉइंट पे आपकी कैश बुक के अंदर से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कैश के टीम में डालनी होती है और बैंक की इन्फॉर्मेशन बैंक के टीम में डालनी होती है और उनके क्रॉस रेफरेंसिंग पर्टिकुलर्स से देख के उनके रिलेटिव अकाउंट्स के अंदर डालने होते हैं। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर से देख के एक मसला भी आएगा, जब हम वर्किंग करने बैठेंगे तो समझ में आएगा वो सारा काम। अब फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर में लिखा है सेल्स, तो ये तो चला जाएगा सेल्स के अंदर, लेकिन क्या ये इंडिविजुअल ये 2000 से कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो रहा होगा, फिर कहीं पे 2000 से कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, फिर कभी 5000 से कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट हो रहा होगा, नहीं इतनी दफा नहीं हो रहा होगा। बल्कि आप एक फिल्टर लगाओगे, फिल्टर पे क्लिक करोगे, तमाम सेल्स के जो टोटल सेल्स की मद में जितना भी कैश है उसको टोटल कर लोगे, वो टोटल करके आप एक दफा सेल्स के रेफरेंस से कैश के टी अकाउंट में लिख दोगे कि कैश डेबिट हुआ, इतनी पूरे साल में इतनी सेल्स हुई, उससे ये कैश सेल्स थी, ओनर ने पूरे साल में इतना पैसा हमें दिया तो कैश डेबिट हुआ, ओनर की कैपिटल की मद में इतना पूरे साल। ठीक है, इस तरह से आपने वो बनाना है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और आपकी इंडिविजुअल अगर एंट्रीज की बात करें तो वो आपको डे बुक्स में नजर आती है। ठीक है, इंडिविजुअल। अच्छा, कैश के जो कैश बुक है ना, अक्सर तो कैश बुक कैश का टी अकाउंट भी कहलाती है, देखा जाता है कैश का टी अकाउंट है बड़ा सा, ये कैश का भी टी अकाउंट है, बैंक का भी टी अकाउंट है, क्योंकि कैश का डेबिट और क्रेडिट मौजूद है इसमें, बैंक का भी डेबिट और क्रेडिट मौजूद है। डिस्काउंट अलाउड का भी टी अकाउंट इसको वैसे आप कह सकते हो, डिस्काउंट रिसीट का भी टी अकाउंट कह सकते हो कैश बुक को। ठीक है ना, इसीलिए आप जब नीचे आओगे तो पढ़ोगे इसको, जब थोड़ा आगे फर्दर मूव करोगे तो कैश बुक के हाल से लिखा होगा कि कैश बुक एक जो है वो टी अकाउंट के तौर पे भी आप उसको देख सकते हो, मस्ट बी रिटन समवेयर डाउन देयर। बहरहाल आपने जो हैंडल करना है सबसे पहले वो कैश बुक का सवाल हैंडल करना है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद पहले कैश बुक पूरा कंप्लीट रीड करोगे, उसके बाद जब आप सवाल पढ़ने पे सॉल्व करने पे आओगे तो उसको इस रेफरेंस से सॉल्व करोगे। पहले तो ये देख लो कि कैश बुक सॉल्व हुई है क्या, इसको थोड़ा सा हम गौर करते हैं किस तरह हुई होगी सॉल्व, इसकी क्या ट्रांजेक्शन हुई होंगी तो ये कैश बुक बनी है। इसको देखने से क्या फायदा होगा, आपके सामने जब ट्रांजेक्शन आएंगी तो उस सवाल को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, पहली जो हमारी रिकॉर्डेड है एंट्री उसकी बात करते हैं। पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, मतलब पिछले साल का जो कैरी डाउन था, पिछले साल का जो भी सीडी बैलेंस था बैंक और कैश और बैंक का, वो यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो गया कैश और बैंक। इसी तरह इस साल का जो भी सीडी होगा 100 और 1920 वो अगली दफा गलत हुआ है, यहाँ पर कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, यहाँ पर ये ब्रॉट डाउन नहीं है, ये तो सही है 1920, यहाँ पर 350 नहीं होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर ये गलत है 350, ये 100 ब्रॉट डाउन होना चाहिए। क्लियर है, सो जस्ट कट इट, 100 होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये ब्रॉट डाउन तो समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, कैश वो बैंक, हाँ सेल्स हुई है और बैंक में पैसा रिसीव किया है। ठीक है ना, तो क्या है 250 की हुई है, ट्रांजेक्शन लिखी होगी सोल्ड गुड्स एंड द कस्टमर पेड बाय बैंक अकाउंट या पेड इन द बैंक अकाउंट, तो बैंक डेबिट हुआ 250 से और सेल्स क्रेडिट हुई 250। क्लियर है, इसी तरीके से ट्रांजेक्शन आई होगी कैश सेल्स 250 की, तो कैश डेबिट हो रहा है, मतलब डेबिट साइड वाले कॉलम का कैश पकड़ा, यहाँ वाला कैश नहीं, यहाँ पर नहीं लिख देना इसमें क्योंकि आया ना कैश, तो 250 यहाँ लिखा और सेल्स का रेफरेंस डाल दिया। क्लियर है, फिर हमारे अच्छा फोलियो के अंदर नोटिस करो, ये कह रहा है ये एंट्री जीएल की, ये एंट्री जीएल की, मतलब ये जनरल लेजर की एंट्री, ये जनरल लेजर में जाएगी।
ये फोलियो के कॉलम में लिख रहे हैं कि जनरल लेजर से ताल्लुक रखती है। ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि इसको देखो सेल्स लेजर, ये बी बटलर और एसएल लिखा है, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये हमारा ओनर नहीं है, ये कोई और नहीं है। बी बटलर यकीनन हमारा क्रेडिट कस्टमर है। कैसे पता चला? क्योंकि उसके फोलियो में एसएल लिखा है, एसएल मतलब सेल्स लेजर। बी बटलर का टी हमें कहां मिलेगा? सेल्स लेजर के अंदर। ठीक है, ये लिखने से क्या मदद हुई? ये मदद ये हुई कि जब सेल्स लेजर का रजिस्टर खोलेंगे और ये जो एंट्री यहाँ रिकॉर्ड की है ना, तो सेल्स लेजर का रजिस्टर खोल के उसमें बी बटलर का टी मौजूद होगा, नहीं होगा तो बना लेंगे सेल्स लेजर के रजिस्टर में। और उसमें सेल्स लेजर के रजिस्टर में जब बी बटलर का टी अकाउंट खोलेगा, ये हमारा कस्टमर है जिसने हमें पेमेंट दिया, तो बी बटलर का टी हमारे पास पहले से डेबिट में खड़ा होगा। बी बटलर का टी यकीनन, क्योंकि उसने पैसे दिए ना हमें, यकीनन कोई अमाउंट डेबिट में खड़ा होगा, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया 10 से डिस्काउंट अलाउड की मद में और 90 से बैंक की मद में, कि बैंक में उसने पैसा 90 दिया और 10 उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो 10 डिस्काउंट अलाउड किया और बाकी 90 उसने हमें हमारे बैंक में पैसा दिया। क्लियर हो रही? इसी तरीके से एसएल यहां पर लिखने का मतलब ये हमारा क्रेडिट कस्टमर जो है, जो हमारा डेटर है उससे रिलेटेड है, उसने मुझे पैसा दिया 50 और 5 उसको हमने डिस्काउंट दिया। क्लियर? ये क्या है? कैश। ये जब भी दिखेगी ना, अगर कैश बुक के अंदर कैश का क्रॉस रेफरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि, मतलब पहले तो गौर करो, क्या बैंक क्या हो रहा है? बैंक डेबिट हो रहा है 50 और रेफरेंस किसका है? कैश का। मतलब क्या है? बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है, बिजनेस से कैश निकला और बैंक में चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 50 से और कैश क्रेडिट हो रहा है। और तुम ये चेक करो, इसकी क्रेडिट साइड पे भी होगी है, यही 50 कैश के क्रेडिट साइड पे क्रेडिट हो रहा है कि 50 कैश निकल रहा है बिजनेस से, और वो कहां आ रहा है? बैंक में आ रहा है। तो ऐसी एंट्री जो कैश बुक के दोनों तरफ पाई जाती है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा। ठीक है, सेट ऑफ कर रही है एक दूसरे को। क्लियर है? तो कैश बुक के अंदर क्योंकि दोनों चीजें जानी है, बिजनेस से कैश गया कैश बुक की एंट्री, बैंक में पैसा जमा हो कैश बुक की, तो कैश बुक के दोनों एस्पेक्ट्स हो रहे हैं। ये इंतहाई, ये तो फिर लॉजिकल एंट्री है, कोई इतनी फजूल एंट्री नहीं बना दे गलती से। कैश के कॉलम में लिख दे 100, बिजनेस के अंदर कैश आया 100 और बिजनेस से कैश गया 100, ये क्या है? ऐसा लग रहा है बिजनेस अपने एक पॉकेट से 100 निकाल के दूसरे पॉकेट में डालना है। सही, तो ऐसी तो इतनी लॉजिकल एंट्री बना नहीं देता, कम से कम बैंक तक जाता है निकल के, ऐसा नहीं है कि दराज से निकल के वापस रख दिया। मतलब आप बहुत फास्ट अकाउंटेंट हो कि किसी ने आपको कैश दिया, आपने लिख दिया कैश डेबिट, भाई 1 मिनट पकड़ो, हाँ वॉलेट जेब में रखा, वापस करो, लो कैश क्रेडिट। ऐसा इतना फास्ट अकाउंटेंट नहीं बनना है, पूरे कॉन्टेक्स्ट की होती है कंट्री। बहरहाल, तो ये हमारी कैश बुक है। इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे देखें तो क्या ट्रांजेक्शन होगी? क्या ट्रांजेक्शन होगी कि 200 कैश क्रेडिट हुआ मोटर वैन की वजह से। तो 200 में कौन सी मोटर वैन खरीदी? अच्छा 30 कॉमन है, चलो 2 लाख डॉलर्स की, और अच्छा हो गया ना डॉलर्स, 2 लाख डॉलर्स की मोटर वैन खरीदी, रुपीज में तो बेटा फिर भी नहीं आती, 2 लाख डॉलर्स के मोटर वैन्स कर दो यार, ठीक है बहुत सारी आ जाएंगी, तो सही है, कह सकते कैश क्रेडिट मोटर वैन डेबिट। रेंट 1.5 लाख बस, ठीक है ना, तो बैंक से रेंट पे किया है, बैंक अकाउंट से वेजेस पे किए हैं, तो रेंट और वेजेस का जनरल लेजर के अंदर टी अकाउंट मिलेगा, राइट? सही है। और हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनको हमने पेमेंट की है, परचेज लेजर में उनका टी अकाउंट मिलेगा, इंडिविजुअल टी अकाउंट परचेज लेजर में मिलेगा। क्लियर है? और अगर हमने पूरे साल अपने क्रेडिट सप्लायर्स को कितने कैश में या बैंक से पेमेंट की है ये निकालना हो, तो ये हमारे पास एक्सेल की शीट में होगा, फोलियो के ऊपर फिल्टर लगाएंगे, क्लिक करेंगे और कहेंगे पीएल वाले सारे सिलेक्ट कर लो, तो मेरा एक्सेल से पीएल वाले सिलेक्ट करेगा, फिर मैं वहां से अमाउंट को टोटल निकालूंगा। ठीक है ना, वो जब करेंगे तो देख लेना, बात की बात है, जब ये हो रहा होगा ना पूरा प्रोसेस, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स में एम्बिग्युइटी हो सकती है कि कोई और किसी और मेथड से करा रहा हो, शायद मैं किसी और मेथड से करा रहा हूं कुछ स्टेप्स में, लेकिन इवेंचुअली अकाउंटिंग का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट वही बनेगा। ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता है कि लोग सेल्स लेयर कंट्रोल अकाउंट को और परचेज लेयर कंट्रोल अकाउंट को एक अलग से अकाउंट ट्रीट करते हो और क्रेडिटर्स और डेटर्स का अलग से अकाउंट बनाते हो जनरल लेजर में, और कहते हो कंट्रोल अकाउंट बस हमने ऐसे टेस्टिंग के लिए बनाया है कि हमारे बैलेंसेस करेक्ट आ रहे कि नहीं, असल तो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स के नाम से टी अकाउंट्स है। मतलब मैं वो नहीं करवाता, मैं डेटर्स टी और क्रेडिटर्स के टी अकाउंट हटा के कंट्रोल अकाउंट्स को यूज करता हूँ, यही मेन अकाउंट्स है कि जिनके बैलेंसेस हम लेके जा सकते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो मतलब थोड़े बहुत फर्क हो सकता है, कॉन्ट्रा एंट्रीज भी अंदर लिखी हो, उसकी थ्योरी यहाँ लिखी हुई है कि कैश और बैंक की जो अपोजिट, अच्छा बैंक से पैसा निकलवाओ तो बैंक क्रेडिट होगा, अभी तो नहीं हो रहा है इसमें, बैंक से पैसा निकलवाऊं तो बैंक की क्रेडिट कॉलम में होगा, मिसाल के तौर पर 100 निकलवाया
तो बैंक के क्रेडिट के कॉलम में 100 और बिजनेस में कैश आ गया, राइट। और बिजनेस के कैश के कॉलम में 100 लिखूंगा कि कैश आ गया, बैंक से पैसा चला गया, तो ये भी कॉन्ट्रा होती। क्लियर? पिछली वाली डिपॉजिट वाली थी और ये वाली विड्रॉल वाली है बैंक से। कभी लिखा हो ना विड्रू 5000 फ्रॉम बैंक, तो ये मत समझना कि ओनर ने विड्रू किया, जब तक वो ओनर ना बोले इसका मतलब वो ड्रॉ किया और बिजनेस में आ रहा है आपके पैसा। ठीक है, कुछ लॉजिक्स भी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जितना बैंक में पैसा उससे ज्यादा निकलवा दो, ऐसा भी पॉसिबल होता है। उस और जब ज्यादा पैसा निकलवा दे बैंक से ना, जितना था उससे ज्यादा निकलवा दिया, तो उस केस में सीडी यहां पर आ रहा होता है। उस केस में पहले सीडी, अच्छा सीडी यहां लिख रहा है, सीडी भी चलो यहां लिखता हूं। उस केस में बैंक अकाउंट का सीडी यहां पर आएगा, नेगेटिव बैलेंस। यहां पर बैंक का सीडी 1920 होने का मतलब आगे बैंक में इतना पैसा है, ब्रॉट डाउन होगा ना यहाँ। लेकिन यहां पर अगर लेट्स सपोज होता 1000, यहां नहीं होता, बल्कि सीडी बैंक का यहां पर होता, बैंक का सीडी यहां पर होता, तो इसका मतलब वो ब्रॉट डाउन वहां पर होता। और बैंक अगर ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे हो रहा है ना, तो होता है लायबिलिटी है। क्लियर हुई? और वो लायबिलिटी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, जितना बैंक में पैसा था उससे ज्यादा निकलवा लिया। ये आपका कैश बुक का एक ओवरव्यू था। उसके बाद ये आपकी ट्रांजैक्शंस हैं जो आपने कैश बुक के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, कैश बुक वाला सवाल आपको हैंडल करना, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमने कैश बुक और डे बुक सारी देख ली पीछे। ये अभी ये सवाल कैश बुक का है, आप लोग ये कर चुके हो, और दीगर दूसरी आपने डे बुक्स भी देख ली है। और पीछे वाला सवाल जो है आप लोगों का मैंने ऐड किया हुआ है, तो जब डुअल एस्पेक्ट की सेंस क्रिएट हो रही होगी तभी आप एक दफ़ा सवाल सॉल्व करोगे, नोट्स के अंदर मौजूद है। मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, और ये सवाल मुकम्मल हो जाने के बाद आप जब डे बुक्स कंप्लीट हो जाएगी, समझ जाओगे, तो उसी सवाल को डे बुक्स के अंदर कर सकते हो जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। ठीक है, फिर मैंने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑलरेडी बता दिए थे। सो आफ्टर दिस वी कम टू द टॉपिक ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक एक तरह से एक अलग से बुक है। छोटे मोटे पेटी इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज जैसे, तो इस तरह पेटी कैश बुक में छोटे मोटे कैश के जो खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्यून जा रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस दे दिए, से चाय का सामान मंगवा लिया, स्टेशनरी मंगवा ली, लेटर पोस्ट कराने उसके चार्जेस दे दिए। समझ रहे? ये बड़े पेटी, ये छोटे मोटे कैश के वो हैं खर्चे। तो इसका बाकायदा बिजनेसेस करते क्या है, एक पेटी कैश बना लेते हैं, अपना सेट कर लेते हैं, पेटी कैश सेट कर लेते हैं। ठीक है ना, कि कितना रहेगा। फॉर एग्जांपल हर महीने के एंड में इसकी कैलकुलेशन होती है, और फॉर एग्जांपल कंपनी ने पॉलिसी बनाई हुई है, कैशियर पेटी कैश को मैनेज करता है, छोटे मोटे कैश। तो कि भाई आपको जो है ना हर मंथ, अगर पाउंड से बात करें तो 1000 पाउंड्स का पेटी कैश मिलेगा, डॉलर्स में कर लो, डॉलर्स कर लो। ठीक है, $1000 का पेटी कैश मिलेगा हर मंथ। अब वो $1000 से शुरू होगा, सही है। उसके बाद उसमें से खर्चे होंगे, किसी दिन किसी चीज़ में $10 चले गए, किसी चीज़ में $5 चले गए, किसी खर्चे में $50 चले गए, समझ। ऐसे खर्चे होते चले आएंगे। फिर महीने के आखिर में देखेंगे कि कितना बैलेंस बच गया इस कैश के अंदर। सारे खर्चे माइनस करने वाले सपोज बचता है $230, तो रीइंबर्स करेंगे। रीइंबर्स मतलब दोबारा उसी लेवल पे ले आएंगे, $1000 पे, मतलब कितने और ऐड करेंगे, $770 और ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये 1000 पे दोबारा चला आएगा। 1000 में से 230 माइनस होगा, और उसके बाद 770 प्लस होगा, तो दोबारा 1000 बन गया। सही है। ये होता है पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम वाला। पेटी कैश का इम्प्रेस सिस्टम में ये होता है कि आप एक लेवल सेट करते हो, जब भी उससे कम होता है आपका कैश बैलेंस, तो आप उसको रीइंबर्स कर देते हो। ठीक है, यूजुअली मंथ एंड पे ही होता है। ये एक पेटी कैश बुक की एक मिसाल है, और इसका थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं क्या होने वाला है। ओके, तो कितने से स्टार्ट हो रहा है, 300 पाउंड से स्टार्ट हो रहा है रिसीट्स। एक पेटी कैश का बंदा जो कैशियर है ना, कैशियर कहेगा मेरे पास 300 पाउंड की रिसीट्स आई, पैसा आया 300 पाउंड। ठीक है, और जो अकाउंटेंट है उसने क्या, कैश बुक से पैसा गया होगा, तो एंट्री बनी होगी कैश क्रेडिट 300 पाउंड, और क्या डेबिट हुआ होगा, पेटी कैश डेबिट। पेटी कैश के अकाउंट में पैसा आ गया और कैश से पैसा चला गया, मतलब कैश से ट्रांसफर कर दिया पेटी कैश। जहां हमारा कैश रखा था कंपनी का कैश, वहां से एक 300 पाउंड जितना अमाउंट निकाल के पेटी कैश वाले डब्बे में डाल दिया, ये समझ लो। ठीक है, वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब एक एक ट्रांजेक्शन के लिए आप नहीं करोगे ये काम, कि फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी डेबिट पेटी कैश क्रेडिट, पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट पेटी कैश। पोस्टेज मतलब पोस्ट करता है ना, लेटर वेटर देता है उसके चार्जेस, और या फिर ऑफिस सप्लाईज डेबिट पेटी कैश क्रेडिट,
ये बार बार आप एक छोटी छोटी चीज का पेटी कैश में से निकाल तो रहे होगे, लेकिन हर दफा वो ट्रांजेक्शन बुक नहीं करोगे। इससे बेहतर ये है कि पूरे महीने की एक साथ ट्रांजेक्शन बुक कर लोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर पूरे महीने का मोटर एक्सपेंसेस एक साथ डेबिट कर लिया 82 का पेटी कैश क्रेडिट, पूरे महीने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, स्टाफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक साथ 80 का डेबिट कर दिया, पेटी कैश क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना, ये लेकिन दिखने में ऐसा है, इसका डुअल एस्पेक्ट आपको समझ आना चाहिए। तो पेटी कैश में पैसा आया, पेटी कैश डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, तो कैश के रेफरेंस से सही। ये देखा जाए तो डे बुक एक डे बुक की तरह ही है कि कैश बुक की हट के एक पेटी कैश बुक। तो एक प्राइम हमारी 6 डे बुक्स के अंदर नहीं है, उसको एक समझ लो एक छोटे से एक और अलग से डे बुक बना दी कैश बुक के अलावा। और ना कैश बुक इतनी और ज्यादा पॉपुलेट हो जाएगी, इतने सारी ट्रांजेक्शन अगर डालने शुरू हो गए तो सही है। छोटे मोटे खर्चे, इतने मटेरियल खर्चे थोड़े कि कोई सप्लायर को पेमेंट हो गई हो, कोई कस्टमर से पेमेंट आ गई, बड़े खर्चे होते हैं। ठीक है, ये 16 पाउंड है, हम कहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ रुपीज की बात कर रहे थे। 16 पाउंड तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं, 3 जीरो तो ऐसे कॉमन ले लेते हैं, कहाँ लेके चलेंगे इसको। क्लियर हो रही है जी। तो कैश बैलेंस मतलब कैश आया, इसका फॉर्मेट देख लो, और कैश बुक से आया है पैसा, तो फोलियो में लिखा कैश बुक और कैश का रेफरेंस दिया, बस ये कि लेफ्ट कॉलम पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद डेट डाली, पहली सितंबर को आया था पैसा कैश। ठीक है, बाकी ये रिसीट का कॉलम, बाकी सब आगे पेमेंट्स है। रिसीट यहां लिखी हुई है, ठीक है, रिसीट यहां से यहां तक है, और बाकी सारी ये पेमेंट्स है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ही पेमेंट्स है। यहां जो है वो हर पेमेंट यहां पहले एक दफा लिखोगे, फिर उसकी कैटेगरी में डालोगे। हर पेमेंट को यहां लिखना है एक दफा। ठीक है, यहां तो लिखेंगे, उसकी कैटेगरी में बाद में डालेंगे। क्या कैटेगरीज बनाई है? मोटर एक्सपेंसेस एक कैटेगरी बनाई हुई है कि ज्यादातर हमारा पेटी कैश जो है ना आपकी कंपनी के मोटर व्हीकल है उसके ऊपर खर्च होता है पेट्रोल वगैरह में। इसी तरह स्टाफ जो है आपका वो ट्रैवल करता है, जो वो अलग है। मोटर व्हीकल कंपनी के जो तो माल वगैरह के लिहाज से, स्टाफ जो ट्रैवल करता है उसकी वैन अलग है, तो उसके एक्सपेंसेस एक कैटेगरी बन गई। एक कैटेगरी लेटर को पोस्ट करने की, लेटर पोस्टेज एक्सपेंसेस। इसी तरीके से अगर आप पे उनको पैसे दे दोगे जाके जो है ना चेक जमा कराए, तो स्टाफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस में शामिल होगा। ठीक है, क्लीनिंग एक्सपेंसेस कि क्लीनिंग के ऑफिस क्लीनिंग के हवाले से जो छोटे मोटे खर्च होते हैं वो ये हो गए। ठीक है, तो 4-5 कैटेगरीज बना दी इसने, और लाइन से एक एक करके ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया पेटी कैश बुक के अंदर। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पे खर्चा हुआ 16 पाउंड का, तो पहले 16 पाउंड यहाँ लिख दिया, फिर उसको उसकी कैटेगरी में डाला, तो मोटर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाल दिया। जे ग्रीन को 23 पाउंड दिया। अब ये जे ग्रीन हमारा पता नहीं क्या है, देख के लग तो नहीं रहा कोई हो भी सकता है। अगर ये होता ना कोई हमारा क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, तो यहाँ पर उसके लेजर्स में डालने से पहले यहाँ पर लिखा रेफरेंस में होता पीएल, परचेज लेजर, जैसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सी ब्राउन को लेकर लिखा कि सी ब्राउन को 13 पाउंड दिए। ठीक है, और वो 13 पाउंड इन चारों में से किसी कॉलम में नहीं आ रहा है। अब सी ब्राउन मेरा एक कस्टमर है, और अपना एक सप्लायर है जिसको मुझे पेमेंट करनी थी, उसूलन वो मुझे कैश बुक से करनी चाहिए थी, लेकिन अगर पेटी कैश बुक से कर ली और जल्दी में आया कि भाई मेरे हिसाब से काट लेना, पहले मुझे पैसे दे दो, मेरी किसी भी हवाले से जल्दी में पेमेंट लेके गए, तो उसको जो 13 पाउंड दिया, आपने कहा यार मेरे पास तो 4 कॉलम में तो जगह नहीं हो लिखने की, तो आपने एक लेजर्स का कॉलम बना दिया कि इन 4 कॉलम के अलावा कुछ भी अगर पेटी कैश से पे कर रहा हूं तो उसके लेजर से कटेगा। ठीक है, जैसे परचेज लेजर का 3 अकाउंट नंबर 18, परचेज लेजर का पेज नंबर 18, सॉरी, परचेज लेजर के पेज नंबर 18 में आपको सी ब्राउन का अकाउंट मिलेगा, पर सही ना, उसमें उसके जो है ना $13 हमने पे कर दिए, तो सी ब्राउन का अकाउंट डेबिट कर देना $13 से, क्योंकि हमारा पेटी कैश क्रेडिट हुआ है। सही है। इसी तरीके से पेट्रोल पे किया हो दोबारा मोटर व्हीकल, इसी तरीके से क्लीनिंग के 11 पाउंड की क्लीनिंग करवाई, तो पहले यहां लिखा अमाउंट, उसके बाद उसको इसके रिस्पेक्टिव कॉलम पे फेंका। सही, तो ये सारे लाइन से आपको ट्रांजेक्शन दी हुई अगर हो तो आप ये लाइन से लगातार, इसका फॉर्मेट बस याद रहेगा तो कर लोगे। ठीक है, तो सारे डेट्स डाल के जो है ना अमाउंट्स लिखते चले गए कि इन सब की मद में मेरे पास से पेटी कैश चला गया, और ये सब जो पेटी कैश क्रेडिट हुआ, और ये सारे अकाउंट डेबिट हुए। ठीक है, जो जिस कॉलम में जा सकता है उसको उस कॉलम में डाल दिया, लेकिन कोई एक आध चीज ऐसी आ गई जो लेजर्स में जानी है तो वो उसके अपने लेजर्स में फेंकी। फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट का कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस है और उसका कोई आपके पास अकाउंट नहीं है। देखो मेंटेनेंस एक्सपेंस कहीं नहीं है ना, तो अब आप मेंटेनेंस एक्सपेंस का जो लेजर अकाउंट के अंदर मेंटेनेंस एक्सपेंस का अकाउंट का वही आपको देना ही, तो एंट्री क्या बन रही है? पेटी कैश एक्सपेंस, पेटी कैश क्रेडिट और मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, लेकिन इन चारों में से कोई भी मेंटेनेंस एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में आप लिखते मेंटेनेंस एक्सपेंस के नाम से और सीधा आगे जाके यहाँ अमाउंट लिख देते और बता देते कि ये आपको जीएल में मिलेगा।
जनरल लेजर में मिलेगा ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे 29 तारीख को मेंटेनेंस करवाई, तो मेंटेनेंस एक्सपेंस के नाम से लिख दिया $50 की मेंटेनेंस करवाई। ये अभी टोटल नहीं हुआ है, लेट्स सपोज ये लाइन से ही चल रहा है, ठीक है ना। तो $50 इन चारों कॉलम में कहीं नहीं आ पा रहा, ठीक है ना, ये डायरेक्ट $50 यहाँ आ रहा है। तो ये बता दिया हमारे पास जनरल लेजर के अंदर आपको मिलेगा। पेज नंबर अगर मैं बताऊँ तो लेट्स सपोज पेज नंबर 9, ठीक है, दैट्स हाउ इट हैपेंस। जैसे ये कैश बुक के पेज नंबर 19 पे, अब कैश बुक इतनी बड़ी होती है, पेजेस के पेजेस मूव हो रहे होते हैं उसके, इतनी सारी ट्रांजेक्शन होती है रोज की कैश बुक में। तो 19 पे पूरे साल 300 दिन तक कैश बुक चल रही है भाई, तो कैश बुक का पेज नंबर 19 कोई बड़ी बात नहीं है, कैश बुक का पेज नंबर 22 कोई बड़ी बात नहीं है ना, कि ये वाली एंट्री आपको पेज नंबर कैश बुक के पेज नंबर 19 पे मिल जाएगी, ये सही है। लेकिन जब कैश आ रहा है पेटी कैश बुक में, पेटी कैश के अंदर कैश में से पैसा आ रहा है, तो कैश अलग खाता है, पेटी कैश अलग है। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, पेटी कैश डेबिट हो रहा है, ये याद रखना। और जब पेटी कैश से पैसा जा रहा है तो पेटी कैश क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट वो अकाउंट हो रहा है जिस मद में पैसा जा रहा है। तो चार तो हमारे पास लिखे हैं, मोटर एक्सपेंस, स्टाफ ट्रैवलिंग, पोस्टेज और क्लीनिंग। इसके अलावा भी कोई है तो इन चार कॉलम में नहीं है, वो कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून आने वाले अकाउंट है, तो उनकी अमाउंट डायरेक्टली लिख दी लेजर्स के अंदर, लेजर्स के कॉलम में, ठीक है। तो वो डायरेक्ट लेजर्स के अंदर डील होगी। अब ये सारे आपके अमाउंट्स आपने टोटल किए, जब मंथ एंड हो गया तो सबको टोटल किया, ये सारे टोटल हुए ना, इस टोटल से सबकी एंट्रीज बनेगी। जैसे मोटर एक्सपेंस डेबिट 82 से, पेटी कैश क्रेडिट, स्टाफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट, पेटी कैश क्रेडिट 80 से, पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट, पेटी कैश क्रेडिट 36 से, और क्लीनिंग एक्सपेंस डेबिट और पेटी कैश क्रेडिट 33 से, ठीक है। और इसके अलावा जो लेजर्स वाली है ना, उसकी इंडिविजुअल बनानी पड़ेगी। जैसे ये सी ब्राउन डेबिट, पेटी कैश क्रेडिट, कितने से 13 तो जब ये पांचों एंट्रीज बना लूंगा ना मैं, तो कुल मिला के मेरा पेटी कैश 82, 80, 36, 33 और 13 इन सारे अमाउंट से क्रेडिट हो चुका होगा। इन सबको टोटल करूंगा तो वो 244 ही बनना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो सारा अमाउंट अपने अपने कॉलम में फेंकने से पहले यहाँ भी तो फेंका ही है ना, और इसको ही टोटल किया, ठीक है। तो एक तरह से टोटल 244 से पेटी कैश क्रेडिट हुआ है, सही है। उसके बदले अलग अलग चीजें डेबिट हुई है, तो आप ये भी कर सकते हैं, डायरेक्टली पेटी कैश क्रेडिट कर देते 244 से, और उसके बदले पांच चीजें डेबिट कर देते हैं। जैसे मोटर एक्सपेंसेस पूरे महीने का कितना बन रहा है, 82, ठीक है। इसी तरीके से स्टाफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पूरे महीने का बन रहा है 80, इसी तरीके से पोस्टेज पूरे महीने का बन रहा है 36, फिर क्या है 33 से एक और चीज़ डेबिट हो रही है, वो क्या है, क्लीनिंग। और जिसका क्लियर नहीं है, जो लेजर्स के अंदर है, तो ऐसा नहीं कर देना, लेजर्स नहीं लिख देना, वो स्पेसिफिकली कौन सा लेजर डेबिट हो रहा है, सी ब्राउन का लेजर डेबिट हो रहा है परचेज लेजर में, ये लिखा हुआ अकाउंट, तो सी ब्राउन 13 से, ठीक है। और 244 से पेटी, या अलग अलग एंट्रीज बना दो, सी ब्राउन डेबिट, पेटी कैश क्रेडिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट, पेटी कैश क्रेडिट, सही है ना। 13 और 80 93 और 82 95 और 81 75 175 और 60 235 और 9 सही 244, ठीक है, करेक्ट अमाउंट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पीटी कैश को दोबारा कहां पर लेके आना है, 300 पे। तो जितना खर्चा हुआ था ना, वो दोबारा रिसीव भी तो करना है, ठीक है। तो दोबारा 244 ऐड हो गया, क्लियर है। 300 में से 244 लेस हुआ तो हमारे पास कम बैलेंस बच गया होगा ना, लेकिन हमें तो कितना चाहिए, दोबारा 300 तक पहुंचाना है। तो जितना खर्चा हुआ उतना दोबारा से कैश आ जाएगा पेटी कैश के अंदर, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 244 से, और दोबारा पेटी कैश डेबिट हो जाएगा, ताकि पेटी कैश हमारा 300 पे दोबारा आ जाए। क्योंकि पेटी कैश सबसे पहले 300 से डेबिट हुआ था, 244 से क्रेडिट हो गया, तो बचा सिर्फ और सिर्फ 56। तो 56 को दोबारा 300 तक ले जाने के लिए 244 से दोबारा डेबिट किया, क्लियर हो गई नहीं, ठीक है। तो इसको आप अपने नोट्स में देखोगे और क्लियर हो जाएगी। इसको बनाने का भी कोई टास्क मैंने नहीं दिया आप लोग को, खाली समझाना था ऊपर ऊपर से। तो ये 244 लिखा कैश के रेफरेंस से कि 30 तारीख को, 30 सितंबर को पैसे आ गए, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना बना पेटी कैश का, 300 थे, 244 माइनस हो गए, 56 बचे, 56 में फिर 244 ऐड हो गए, दोबारा 300 हो गया ना, तो बैलेंस कैरी डाउन क्या हो गया 300। इसको टी अकाउंट के तौर पे सोचोगे, ये सीडी बना लिखा ही क्यों, तो इसको तुम यूं सोचो, अगर ये टी अकाउंट के तौर पे सोचते हैं, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा यूं होता, तुम्हें सीडी समझ में आ जाएगा। फिर इसको टी अकाउंट के तौर पे ये देखो, ठीक है। जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना उसको समझना, पीछे वाले जो लिखा हुआ है उसको फिर मैं इग्नोर कर दूंगा। 300 से मेरे पास पेटी कैश डेबिट हुआ,
ठीक है। उसके बाद इतनी दफा पेटी कैश क्रेडिट हो गया, ये सारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो गई, ठीक है ना, इतनी दफा पेटी कैश क्रेडिट हो गया। जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ उसके अंदर अंदर बस देखना है, ठीक है। इस ये जो लाइन खींची ना उसके बाहर नहीं देखना, बस अंदर अंदर देखना। तो एक दफा 16 से, एक दफा 23 से क्रेडिट हो रहा है ना पेटी कैश क्रेडिट समथिंग डेबिट, पेटी कैश डेबिट समथिंग डेबिट, होते होते टोटल 244 का पेटी कैश क्रेडिट हो चुका है। 244 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो लाइन टोटल वैसे हो रहा है 244। अब इसके अलावा पेटी कैश एक दफा से फिर दोबारा 244 से डेबिट भी हो रहा है, ये सब भूल जाओ। तो 300 से डेबिट हुआ था, फिर इतनी दफा क्रेडिट हो गया और 244 से डेबिट भी हुआ, ठीक है। और इसको 244 को मुझे राइट आफ्टर दिस लिखना चाहिए क्योंकि इतनी जगह भी क्यों छोड़ रहा हूं, ठीक है। 244 तो ये गया 500, दोनों साइड क्या हो गई 544, राइट 544। दूसरी साइड भी क्या हो गई 544। तो दूसरी साइड को 544 तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए 300 और चाहिए, तो सीडी बैलेंस आ गया 300, सही है। 300 आया पहले, फिर टोटल 244 खर्च हो गया और 244 पेटी कैश में दोबारा आया तो सीडी बैलेंस बचा 300, ठीक है ना। ये 544 तक पहुंच गए दोनों साइड, क्लियर हो गया, ये पेटी कैश। तो उसके अंदर देखते हुए ना घबरा रहे होगे ना, ये ऑलमोस्ट ये अकाउंट को फॉलो करा होगा, बस कॉलम हेयर एंड देयर हुए हैं, ठीक है। अब मैं सारा हटाता हूं अगर वर्किंग को तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वर्किंग वर्क कर रही है। पेटी कैश है, 300 से डेबिट हुआ, टोटल 244 से क्रेडिट हुआ, फिर 244 से डेबिट हुआ। अब बाहरी साइड कौन सी है 300 और प्लस 244 544 वाली, तो यहां लिख दी और ये यहां भी लिख दी, ठीक है। तो 244 को 544 तक पहुंचने के लिए 300 और चाहिए तो उसको बैलेंस सीडी बोल दिया। ये पीटी कैश का बैलेंस सीडी है। तो पीटी कैश का बैलेंस सीडी जो 300 है वो अगले महीने ब्रॉड डाउन होगा, यही 300 जाके ब्रॉड डाउन होगा 300 के नाम से, उसको लिख रहा हूं अक्टूबर 1 को बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्लियर है। जबकि पहले महीने क्या था, पहले महीने बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं था बल्कि पहले महीने तो कैश आया डायरेक्ट। अब अगले महीने से साइकिल शुरू होगी, समझो कि ये पहली पेटी कैश बुक थी इसलिए पहले महीने बैलेंस आया। बहरहाल फिर ये उसके देख रहे हो स्टाफ, ये टी अकाउंट है, कैश बुक क्रेडिट हुआ था पहले 300 से, पेटी कैश डेबिट हुआ, फिर दूसरी ट्रांजेक्शन बनी कैश बुक क्रेडिट हुआ 244 से, पेटी कैश डेबिट हुआ। हाँ, जब दोबारा कैश बुक से पेटी कैश में पैसा आया दूसरी दफा, पहली दफा तो 300 आया था, दूसरी दफा 244 आया, तो ये कैश बुक के टी अकाउंट के अंदर दो एंट्रीज है। जनरल लेजर में एक स्कूल बस एक्सपेंसेस है, स्टाफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, स्कूल बस एक्सपेंसेस थे पता नहीं क्या था नाम भूल गया मैं, वो कोई मोटर एक्सपेंसेस थे सॉरी, स्टाफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज और क्लीनिंग। तो ये सारे एक्सपेंस के अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं और पेटी कैश उसके बदले क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट हो रहा है। जबकि परचेज लेजर के अंदर देखा जाए तो हमारा सी ब्राउन कोई हमारा सी ब्राउन का किसी का बैलेंस $13 का खड़ा होगा, 13 पाउंड का, वो लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको तो खाली ये लिखना था कि पेटी कैश से 13 पाउंड दिए गए, ठीक है, ये क्रेडिट साइड लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये सारी एंट्रीज हमारे लेजर्स तक पहुंच रही और ये वही एंट्रीज है जो मैंने अभी यहाँ पर बनाई थी, 5 एंट्रीज नहीं बनाई थी हम, तो वो सारी लेजर्स में किस तरह से टी अकाउंट राइट करेंगे ये बता रहे हैं। जर्नल यू नो इट, बाकी सारी चीज़ें ये मैंने आपको एक काम दिया था। अच्छा ये सब तो ऑलरेडी हो गया था, पीटी कैश बुक बीच में शायद मैंने नहीं बताया था, ठीक है। उसके बाद बाकी जो दीगर डे बुक्स है वो आपने कंप्लीट करनी है। और इसके अलावा एक चीज़ है जो मैं बता चुका हूँ उसको दोबारा एक दफ़ा देखा जा सकता है और वो है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। सेवरल टाइम्स बता चुका हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट को हम खाते में नहीं लेते, बताने वाला रकम आपको फ्रिज ले रहे हो बिजनेस के लिए, कितने का है भाई 5 लाख का है, ओके मे बी 5 लाख रुपीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है 5 लाख का ही, तो आपने बता दी लिस्ट प्राइस इसकी कि उसके ऊपर टैग कितने का लगा हुआ है, हम आप कितने पुराने कस्टमर हैं हमें कितने का दोगे। ये कौन बोल रहा है फ्रिज की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाके आपका बिजनेस का कौन सा डिपार्टमेंट ये काम करता है, कुछ खरीदता है, जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहलाता है, जो बिजनेस में परचेजेस करता है। तो आपके प्रोक्योरमेंट, आपके बिजनेस के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के भैया, अकाउंटेंट का काम नहीं है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के बंदे का काम है जाके पैसे कम कराना। तो ले देके वो फ्रिज जो है 4 लाख का डन करता है, तो ये जो 1 लाख का डिस्काउंट दिया ये कोई मायने नहीं रखता, ये भी कोई मायने नहीं रखता। अकाउंटिंग कहती है एक्चुअली चीज 4 लाख की थी, जब भी 4 लाख की थी, तो आप कहो इक्विपमेंट डेबिट हुआ मेरा 4 लाख से, ठीक है, इक्विपमेंट डेबिट हुआ 4 लाख से, और जिससे लिया है रिलायंस लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक से 4 लाख से क्रेडिट कर दिया उनका अकाउंट, या अकाउंट पेबल उनका क्रेडिट कर दिया। अब उन्होंने कंडीशन दिया अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर हमने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी
वो डिस्काउंट कहलाता है कैश डिस्काउंट। और वो अकाउंटिंग में कैसे रिकॉग्नाइज होता है, रिलायंस इलेक्ट्रिक डेबिट हो जाएगा पूरे 4 लाख से, इनकी पूरी लाइबिलिटी खत्म करनी है ना हमें, जबकि इनको हमने 10% इनसे डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो 4 लाख का 10% होता है 40,000, तो इनको हमने 3,60,000 की पेमेंट की है, बैंक क्रेडिट 3,60,000। और ये ट्रांजेक्शन कहाँ बनेगी, ये एंट्री कहाँ बनेगी, कैश बुक में बनेगी, क्योंकि एक बैंक का कॉलम है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम है कैश बुक के अंदर। जबकि पहली वाली एंट्री कहाँ बनेगी, इक्विपमेंट डेबिट रिलायंस इलेक्ट्रिक क्रेडिट जनरल, क्योंकि ये हमारा एक इक्विपमेंट खरीदा किसी, ये कोई ट्रेड सप्लायर नहीं है जिसको हमें परचेज बुक में डालते हैं, ये बल्कि हमारा जनरल का आइटम है, क्योंकि हमारा इक्विपमेंट आया। सही है ना, डुअल एस्पेक्ट हमने दोनों के देख लिया बारह। तो ये जो ये वाला डिस्काउंट रिसीव्ड था ना, बैड राइटिंग के लिए माजरत, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए इस स्टेज पे, ये डिस्काउंट रिसीव्ड था, इसका ये क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट। सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट अगर हम लेते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है हमारे लिए, लेकिन हम किसी को अलाउ करते हैं डिस्काउंट, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, वो भी कैश डिस्काउंट की सूरत है। तो इस हवाले से ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट की एंट्रीज क्लियर। और इसमें आप लोगों से भी कहा है कि आप लोग भी बना सकते हैं एक दफा। डुअल फंक्शन ऑफ कैश बुक। अच्छा, कैश बुक एक तरह से 2 काम करके देती है, एक तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है कैश बुक, और साथ में कैश बुक खुद लेजर भी है। इसी बिना पर मैंने कैश और बैंक का टी अकाउंट नहीं बनाया। सही है बेटा। हियर दिस यूनिट एंड्स एंड आई हैव असाइन्ड द वर्क कि आप लोग वो जो पीछे सवाल गुजरा है उसको पूरा, वो जो प्रोसेस मैंने पूरा बताया 10 स्टेप्स का पिछली वीडियो में, उसके अंदर ये वाला सवाल पूरा डे बुक्स के अंदर आप सॉल्व करेंगे। कहाँ गया, ये रहा, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं इसके अंदर शायद कोई चेंज वेंज हो, ये 74 लिखी हो और काउंट डिफरेंट है ट्रांजेक्शन्स का, बट ये वाला सवाल आपने करना है, ठीक है।